दोस्तों आज हम बात करेंगे अफ्रीका के एक ऐसे नेता के बारे में जिसका नाम सुनते ही डर, मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी सब दिमाग में आ जाते हैं। एंड द नेम इज़ ईदी अमीन। अभी ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी का हिस्सा रहा अमीन ने कैसे अपने ही देश युगांडा की सत्ता पर कब्जा किया और दुनिया भर में बदनाम हुआ। यही कहानी आज हम समझेंगे। उसकी शुरुआती ज़िंदगी से लेकर सत्ता में आने तक के सफ़र को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ईदी अमीन का जन्म 1920 के डिकेड के बीच, कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग 1924 से 1928 के बीच युगांडा के वेस्ट नाइल का जो रीजन है वहाँ हुआ। कुछ अकाउंट्स कोबोको और उसके आसपास की जगह को उसका बर्थ प्लेस बताते हैं। अमीन के फादर एंड्रियास नायबीरे जो काकवा ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर थे। 1910 में अमीन के पिता ने इस्लाम अपना लिया और अपना नाम बदलकर अमीन दादा रख लिया और अपने पहले बेटे के नाम उसने अपने नाम पर रखा। उसकी माँ जो लुबगारा ट्राइबल कम्युनिटी की मेंबर थी, कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि बचपन में उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया और कुछ ये बताते हैं कि आमीन के पिता ने छोड़ दिया था। बट ज़्यादा रिलायबल यही है कि शायद इसके पिता ने ही अपनी फैमिली को छोड़ा था। 1941 में अमीन ने बॉम्बे के एक इस्लामिक स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत लिमिटेड थी। उसने कुछ ही सालों बाद स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद उसने कई तरह के काम किए और फिर लास्टली उसने 1946 में लगभग 21 साल की एज में किंग्स अफ्रीकन राइफल्स यानी KAR में एज असिस्टेंट कुक ज्वाइन किया, जो उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी का एक रेजिमेंट था। अगले 10 सालों तक किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में हायर लेवल पर उसका प्रमोशन हुआ। फिर 1950 के डिकेड तक वो पहले कॉर्पोरल और फिर सार्जेंट बन गया। युगांडा के इंडिपेंडेंस के टाइम तक यानी 1962 में वो युगांडा आर्मी में बना रहा और मेजर बन गया। फिर 1965 आते आते उसे युगांडा आर्मी का कमांडर बनाया गया। किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में अपने सर्विस के दौरान उसको और उसकी बटालियन को केन्या में माओ माओ मूवमेंट को दबाने के लिए भेजा गया था। हिस्टोरियन रिचर्ड रीड लिखते हैं, आमीन ने केन्या में ब्रिटिशों की काफ़ी अच्छी तरह सेवा की। ब्रिटिश ऑफिसर्स उसकी लड़ाई में दिखाई गई ताकत और वफादारी की तारीफ करते थे, लेकिन साथ ही उसे इंटेलेक्चुअली चैलेंज यानी दिमाग की कमी मानते थे। केन्या के अलावा आमीन की कॉलोनियल सर्विस में और भी असाइनमेंट्स थे, जैसे ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसे सोमाली रेबेलियंस के अगेंस्ट युगांडा में कुछ छोटे अभियान में लगाया गया था। कुल मिलाकर उसकी किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में सर्विस पैदल सेना के एक जूनियर ऑफिसर और हवलदार के रूप में कॉलोनियल अभियानों तक सीमित रही। इन एक्सपीरियंसेस ने आमीन की मिलिट्री थिंकिंग को स्ट्रांगली शेप्ड किया और यही आगे चलकर युगांडा के इंडिपेंडेंस के बाद आमीन ने वही रूथलेस तरीके अपनाए जो उसने किंग्स अफ्रीकन राइफल्स के ब्रिटिश ऑफिसर से सीखे थे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आमीन युगांडा के इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1962 के बाद से ही उसका काफ़ी तेज़ी से प्रमोशन होता रहा और आज़ादी के जस्ट बाद ही वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो आगे चलकर प्रेसिडेंट बनते हैं मिल्टन ओबोटे के समय आर्मी का चीफ बन गया। उस समय तक आमीन प्राइम मिनिस्टर ओबोटे के काफ़ी करीब था और 1966 में ओबोटे के ऑर्डर के बाद उसने युगांडा में रिबेलियन को दबाने के लिए भेजा गया। फिर धीरे धीरे आमीन ने आर्मी के अंदर अपना अलग कह सकते हो आप पावर बेस बनाने लगा और स्पेशली वेस्ट नाइल के रीजन में जहाँ से वो था, और इन्हीं सब के चलते ओबोटे और ईदी अमीन में नाराज़गी का कारण बनता है। ओबोटे की सरकार ने अमीन को एक खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया, खासकर जनवरी 1970 में ओबोटे पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट और उसी साल कर्नल पियरिनो ओकाया की हत्या के बाद 1970 में ओबोटे ने अमीन को सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद से हटा दिया गया और सुलेमान हुसैन को सेना का प्रमुख बना दिया गया। इसके बाद अमीन ने पलटवार की योजना बनानी शुरू कर दी। 1971 की शुरुआत तक यह रिफ्ट और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, क्योंकि अमीन को डर था कि ओबोटे उस पर करप्शन के आरोप लगाकर उसे पूरी तरह हटाने वाला है। और फिर 25 जनवरी 1971 को जब ओबोटे सिंगापुर में कॉमनवेल्थ सम्मेलन में शामिल होने गए, उसी दौरान अमीन ने ताकत से सत्ता पर कब्जा कर लिया। रात के अंधेरे में अमीन के लॉयल सैनिकों ने कंपाला और एंटेबे के अहम ठिकानों पर नियंत्रण कर लिया और रेडियो युगांडा ने अनाउंस किया कि आर्मी चीफ ईदी अमीन ने सत्ता संभाल ली है। ये जो तख्ता पलट हुआ ये काफ़ी तेजी से हुआ कि ब्रिटिश और US के एम्बेसडर्स को सुबह पता चलता है कि आमीन ने तख्ता पलट कर दिया है। फिर शुरू होता है ईदी अमीन का दौर। सत्ता में आने के बाद उसने सबसे पहले 1972 में सब कुछ सॉक्ड कर दिया, जब उसने ये ऑर्डर दिया कि जितने भी एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, जिनकी संख्या उस वक्त लगभग 76 से 80 हज़ार थी, उनको अगले 90 दिनों के अंदर युगांडा को छोड़ना होगा। आमीन इसका रीज़न ये बताया कि ये एशियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो
युगांडा की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ वहां की कम्युनिटी के साथ घुल मिल नहीं रहे हैं। हिस्टोरियन निकोलस वैन हियर बताते हैं कि असल में यह एक्सपल्जन कई मायनों में देश की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाकर बलि का बकरा बनाए गए अल्पसंख्यकों की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक पारंपरिक कदम था। और इस डिसीजन से युगांडा के इकोनॉमी में काफ़ी गिरावट आई, क्योंकि ज़्यादातर एशियन कम्युनिटी के लोग स्किल्ड मर्चेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। फैक्ट्रीज, दुकानें और खेत अचानक अपने मैनेजर से खाली हो गए, प्रोडक्शन बहुत घट गया और ट्रेड और फाइनेंस में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। लेकिन 1986 के बाद जब राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी बने, तभी जाकर एशियाई लोगों को वापस बुलाना शुरू किया गया। 2022 तक स्कॉलर्स का कहना है कि जो लोग लौटे और जो लोग साउथ एशिया से आए, वे फिर से लगभग 65% टैक्स रेवेन्यू में योगदान दे रहे हैं, जो कि पहले था 90%। जब ईदी अमीन ने इन एशियन कम्युनिटी को हटाया था, उसके पहले 90% ये टैक्स रेवेन्यू था। आमीन का रूल काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग उसकी रिजीम के दौरान लगातार और सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस के एक्यूजेशन लगाए गए हैं। स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े लेवल में मर्डर, टॉर्चर और गायब कर देने जैसी घटनाएं की। विक्टिम्स की बात करें तो ना सिर्फ आम लोग बल्कि बड़े लेवल के अधिकारियों को भी टारगेट किया गया था। लोगों को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया जाता था। जिनको बंदी बनाया जाता था उनको काफ़ी बुरी तरह पीटा जाता था, बिजली के झटके दिए जाते थे और भी कई तरीकों से लोगों को मारा जाता था। एक एमनेस्टी की रिपोर्ट बताती है कि हिरासत केंद्रों में यातना देना लगभग आम बात थी, जैसे कि नागरू का पब्लिक सेफ्टी यूनिट कैंप और नकासेरो की स्टेट रिसर्च ब्यूरो जेल। सर्वाइवर्स बताते हैं कि जेलों में लाशों की ढेर लगी रहती थी। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते थे कि कैदियों को अपना पेशाब पीना पड़ता था। अमीन का मशहूर पर्सनल मर्डर फैक्ट्री उस दौर की डरावनी निशानी बन गया था। अमीन ने अपने रिप्रेशन को चलाने के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी मशीन खड़ा किया। इसका सबसे अहम हिस्सा था स्टेट रिसर्च ब्यूरो यानी SRB, जो उसकी पर्सनल सीक्रेट पुलिस थी और कंपाला में सिचुएटेड थी। इसे ऑफिशियली रिसर्च ब्यूरो कहा जाता था और ये अमीन की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की एक मुख्य जगह थी। इसका लीडरशिप मेजर फारूक मिनावा कर रहा था। उसके अधीन SRB तेजी से फैल गया और इसमें हजारों एजेंट जुड़ गए। करीब 2000 रेगुलर ऑफिसर और 5000 इन्फॉर्मर्स और सहयोगी जो हर जगह तैनात थे। इसके अलावा अमीन ने पब्लिक सेफ्टी यूनिट बनाई। ये 500 जवानों की पैरामिलिट्री पुलिस थी जिसका हेडक्वार्टर नगरू बैरक में था। उसने मकिंदे की मिलिट्री पुलिस को भी और ताकतवर बना दिया। इन सब के साथ साथ अमीन ने कई और यूनिट्स भी बनाई, जैसे बॉब एस्टल्स की एंटी करप्शन स्क्वाड। इन सबको मिलाकर लगभग 15,000 लोग अमीन के लिए काम कर रहे थे, जिनका काम था पूरे युगांडा पर नजर रखना और लोगों को डराना। ये एजेंसीज असल में डेथ स्क्वाड की तरह काम करती थी। स्कॉलर्स का मानना है कि अमीन के दौर में हुई ज़्यादातर हत्याएं सिर्फ 3 इंस्टीट्यूशन ने की थी, SRB, PSU और मिलिट्री पुलिस। इन शॉर्ट, अमीन की सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी छूट मिल गई थी। छोटे छोटे ऑफिसर्स या यहाँ तक कि गांव के इन्फॉर्मर्स भी किसी को भी ट्रेटर कहकर पकड़ सकते थे या मार सकते थे। कुल मौतों की ऑफिशियल एस्टिमेट अब तक तय नहीं हुई है, लेकिन सब मानते हैं कि अमीन के PSU, SRB उसके ब्लड कैंपेन के मुख्य हथियार थे। 1970 के डिकेड के बीच तक आते आते अमीन ने रेडिकल अरब और इस्लामी मुद्दों को पूरी तरह अपना लिया था और वह खुले तौर पर इजराइल विरोधी नेता बन गया था। शुरुआती दिनों में ही मार्च 1975 में अमीन की लीडरशिप में युगांडा ने रेसिज्म के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के अध्यक्ष रहते हुए उसने 1975 में संयुक्त राष्ट्र के मंच से कॉलोनियल रूल और रेसिज्म के खिलाफ कड़ी आवाज उठाई। उसने विजिटर्स से कहा कि अफ्रीका को पैलेस्टीन का समर्थन करना चाहिए और उसने ये ऑफर भी किया कि वह वॉलंटियर भेजेगा ताकि वे 1973 की योम किप्पुर वॉर, जिसे अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं, में अरब फोर्सेस के साथ शामिल हो सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसने यहाँ तक दावा किया कि 3 मिलियन युगांडा के लोगों ने वॉर में जाने के लिए अपनी मर्जी से नाम लिखवाया। अमीन का पैलेस्टाइन मुद्दे के लिए सबसे ड्रामेटिक सपोर्ट जून 1976 की उस हाईजैकिंग इंसिडेंट के दौरान दिखा, जिसे एंटेबे रेड कहा जाता है। अमीन ने एक एयर फ्रांस एयरलाइन को, जो तेल अवीव से पेरिस जा रहा था, जिसे पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदस्यों और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदस्यों ने हाईजैक कर लिया था। एंटेबे हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी। हाईजैकर्स ने युगांडा को इसलिए चुना क्योंकि उस समय युगांडा का जो तानाशाह यानी ईदी अमीन पैलेस्टाइन का बड़ा समर्थक और इजराइल का कट्टर दुश्मन था।
उसने हाईजैकर्स को मानो एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट किया और यहाँ तक कि उनको एयरपोर्ट का टूर भी करवाया। और इसी तरह से युगांडा सीधे तौर पर इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हो गया। इजरायली कमांडर्स ने एक डेयरिंग रेड करते हुए 102 हॉस्टेजेस को बचाया। इस ऑपरेशन ने दुनिया की सोच और नजरिया ही बदल दिया। उस घटना के बाद अमीन भड़क उठा। इजराइल की मदद करने पर केन्या से नाराज होकर उसने आदेश दिया कि युगांडा में रह रहे हजारों केन्याई लोगों और युगांडा की छोटी यहूदी आबादी का कत्ल किया जाए। यहाँ तक कि उसने यूएन सिक्योरिटी जनरल को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें हिटलर के जेनोसाइड का सपोर्ट किया। आमीन ने हिटलर को कोट करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कमांडर यानी हिटलर ने 6 मिलियन से ज़्यादा यहूदियों को जला दिया और ये भी कहा उन्होंने यहूदियों को गैस से जिंदा जलाया, क्योंकि इजरायली दुनिया के इंटरेस्ट में काम करने वाले लोग नहीं हैं। असल में उस समय तक आमीन ने अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहने का दिखावा छोड़ दिया था। वो खुलकर पैलेस्टीन के इंडिपेंडेंस का समर्थन करने लगा। 1972 में इजराइल से संबंध तोड़ दिए और सभी इजरायली बसने वाले को देश से बाहर निकाल दिया। उसके शासन के अंत तक अमीन का पैलेस्टाइन कॉज के चलते युगांडा को और ज्यादा अलग थलग कर दिया था। वेस्टर्न एम्बेसडर्स ने नोट किया कि उस समय केवल लीबिया और कुछ अन्य मुस्लिम कंट्रीज ही उसका सपोर्ट कर रहे थे। आखिर में ईदी अमीन की फॉरेन पॉलिसी उसकी पर्सनालिटी की तरह ही बदलती रही। वो कभी ब्रिटेन और इजराइल के साथ जुड़ता तो कुछ साल बाद लीबिया, सोवियत यूनियन और रेडिकल अरब देशों की ओर चला जाता। उसके फैसले ज़्यादातर उसके पर्सनल ईगो और मौके का फायदा उठाने की सोच पर बेस्ड थे। वो दुनिया को चौंकाने वाले बयान और दिखावटी देशभक्ति से खुश करता था, लेकिन हर बार उसकी क्रेडिबिलिटी और भी गिरती चली गई। अब बात करते हैं कि ईदी अमीन का डाउनफॉल कैसे हुआ, क्या रीजंस थे। तो बात है 1971 की, जब आमीन ने तख्ता पलट किया था, जैसा कि भी मैंने बताया था। और उस समय तंजानिया के साथ रिलेशंस बिगड़ गए, क्योंकि तंजानिया के प्रेसिडेंट जूलियस न्येरेरे और उस वक्त के युगांडा के प्रेसिडेंट मिल्टन ओबोटे के करीब सहयोगी थे। और इस तख्ता पलट के बाद तंजानिया के प्रेसिडेंट जूलियस न्येरेरे ने आमीन की नई गवर्नमेंट को मान्यता नहीं दी और ओबोटे को अपने देश में शरण दे दी। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई सालों तक दुश्मनी बनी रही और इन्हीं सब के चलते साल 1978 में ईदी अमीन ने तंजानिया पर अटैक कर दिया। अप्रैल 1978 तक आमीन का रोल डगमगाने लगा और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट मुस्तफा अदरीसी एक सस्पिशियस कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए और इससे सेना में डिस्ट्रस्ट फैल गया। और इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद यानी 10 अक्टूबर 1978 को एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के कारण वॉर शुरू हो गया। और फिर कुछ कंटेम्प्रेरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जहां एक बार फाइट और एक युगांडा के सोल्जर को बॉर्डर पर यानी तंजानिया में गलत बर्ताव किया गया, इसको रेडियो युगांडा ने पकड़ लिया और कागेरा पर अटैक करने का इमीडिएट प्रिटेक्स्ट बना लिया। लेकिन हिस्टोरियंस में मतभेद है कि क्या वही घटना आमीन को अटैक करने का कारण बनी या फिर वो बस एक बहाना था, जबकि कुछ बागी अधिकारी या अपॉर्चुनिस्ट यानी अवसरवादी कमांडर पहले ही सीमा पार कर चुके थे। उस रात युगांडा की आर्मी ने तंजानिया की पतली सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया, गांवों को लूट लिया और इस क्षेत्र को अपना घोषित कर दिया। तंजानिया का जवाब काफ़ी तेज और तुरंत था। राष्ट्रपति न्येरेरे ने तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स को जुटाया और 2 नवंबर 1978 को ऑफिशियली रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने आमीन की सत्ता को कमजोर करने के लिए युगांडा के जो एग्जाइल यानी जो निर्वासित नेताओं को भी साथ ले लिया, जिनमें ओबोटे के सपोर्टर और यूवेरी मुसेवेनी के लीडरशिप वाले गुरिल्ला शामिल थे। साल के अंत तक टीपीडीएफ ने साउथ युगांडा में पलटवार शुरू कर दिया। सोवियत संघ से मिले टैंकों और तोपखानों की मदद से जनवरी 1979 तक उन्होंने कागेरा रीजन को वापस हासिल कर लिया। मार्च 1979 तक आमीन के विदेशी समर्थक भी उसकी मदद के लिए सैनिक भेजने लगे। लीबिया के कर्नल गद्दाफी ने हजारों सैनिक और टैंक हवाई जहाजों से युगांडा भेजे ताकि अमीन की सरकार बची रहे। लेकिन डिसाइसिव फाइट मार्च में लुकाया में हुई। वहां तंजानिया और युगांडा की विद्रोही सेनाओं ने मिलकर युगांडा और लीबियन फोर्सेस को पूरी तरह हरा दिया। इस हार से अमीन की मिलिट्री पावर पूरी तरह टूट गई। फिर 10 अप्रैल 1979 को कंपाला पर हमला शुरू हुआ। तंजानियाई ब्रिगेडों ने कई दिशाओं से हमला किया। 20th डिवीजन की 19th बटालियन दक्षिण से एंटेबे कंपाला हाईवे के रास्ते शहर के सेंटर की ओर बढ़ी। दूसरी 207वीं ब्रिगेड, जिसमें यूएनएलएफ की एक बटालियन भी थी, पश्चिम से आगे बढ़ी, जबकि तीसरी ने उत्तर में रोड ब्लॉक्स कर दिए। अमीन ने सोचा कि वो कंपाला में आखिरी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन डिसाइसिव पल पर वह खुद उसी ईस्टर्न रास्ते से निकल भागा। कंपाला पर कब्जा होने के बाद ईदी अमीन इतिहास से गायब हो गया।
कंटेम्प्रेरी रिपोर्ट्स के अनुसार उसने 11 अप्रैल 1979 को युगांडा से भागने में सफलता पाई। वो पहले लीबिया गया, जहां उसके पुराने सहयोगी कर्नल गद्दाफी ने उसे शरण दी। लीबिया से अमीन थोड़े समय के लिए इराक गया, लेकिन जल्द ही सऊदी अरब ने उसे शरण दे दी। 1979 के अंत तक सऊदी अरब के राजा खालिद ने अमीन को जिद्दा में बसाया। तो दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा रिसर्च की गई ईदी अमीन की कहानी कि कैसे उसने ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होते हुए भी युगांडा जैसे देश का लीडर बना और कैसे उसने अपने लोगों को ट्रीट किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।